एक वॉलेटिलिटी नज़र आती है। जैसे हाल में हमने देखा, जिस तरह से बाज़ार में अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा कि किस तरह से बाज़ार में मिड स्मॉल और लार्ज कैप में जो रणनीति रही बदलती रही। ऐसे में म्यूचुअल फंड के भी जो निवेशक होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं अपने निवेश को लेकर कि अरे बाज़ार तो साहब गिर रहा है, अब क्या करना चाहिए। लेकिन चूंकि कई बार रिटर्न भी अच्छा मिलता है तो हम बार बार चेक करते हैं कि साहब अच्छा आज रिटर्न का गणित क्या है, कल क्या था। तो इन सब चीज़ों से क्यों बचना चाहिए, ये आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी और निवेश के पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रही हैं श्वेता रजानी, जो कि हेड हैं म्यूचुअल फंड की आनंद राठी वेल्थ से। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपसे एक बार फिर चर्चा में एक बहुत ही ख़ास विषय पर बातचीत करने के लिए। जैसा मैंने कहा, रोज़ क्यों ना देखें फंड। अब निवेशक तो कहेगा साहब बाज़ार गिर रहा है, बाज़ार में तो हाहाकार मचा हुआ था, तो क्यों ना चेक करें। तो ऐसे निवेशकों को आप क्या गाइड करेंगी, अपने फंड का रोज़ाना एक चेक लेना ठीक क्यों नहीं है? जी प्रशांत जी, जैसे आपने कहा कि आमतौर पर ऐसा होता है, अगर मार्केट ऊपर ही चढ़ रही है तो रोज पोर्टफोलियो की वैल्यू देख के, फंड की वैल्यू देख के लोग खुश होते हैं। अगर गिर रहा होगा तो वो गिरते हुए वैल्यू को देख के परेशान होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रोज यू नो हर रोज अपना पोर्टफोलियो का वैल्यू देखना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना एक मैं कहूंगी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आप जब एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। और हर रोज की जो हम बाजार की उतार चढ़ाव देखते हैं, वो फंडामेंटल बेसिस पे नहीं होती है। मार्केट की उतार चढ़ाव इस बेसिस पे होती है कि कल कोई न्यूज आई होगी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होगी, कहीं यूएस इलेक्शन का आउटकम आया होगा। उसके कारण जो सेंटिमेंट चेंज होते हैं, उसका नतीजा हम डेली मार्केट में देखते हैं। लेकिन जैसे 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 समय बढ़ते जाता है, तो मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो फंडामेंटल्स को कैप्चर करती है। जैसे कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, क्या वैल्यूएशन चल रही है, ब्रॉडर इकोनॉमी कैसी कर रही है। तो अगर हम हर रोज की मार्केट के मूवमेंट को देखकर हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी एक्शन अगर लेंगे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि आपने फंडामेंटल के बेसिस पे डिसीजन नहीं ली है। आपका जो लक्ष्य था, आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा फायदा दूसरा नुकसान, सॉरी, मैं कहूंगी ये होता है कि आपको लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करके रखते हैं, जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आता है, वो अगर आप रोज अपना पोर्टफोलियो देखेंगे और उसके बेसिस पे एक फंड से निकल जाएंगे कि चलिए इसकी रिटर्न नहीं आ रही है, यहां से निकल जाएं, कैश में बैठे, मार्केट को स्टेबलाइज होने दे, फिर मार्केट में निवेश करेंगे, या एक फंड से दूसरे फंड में चले जाते हैं क्योंकि वहां रिटर्न अच्छी आ रही है। ये सब अगर आप जो डिसीजन लेंगे, इससे जो एक एसेट क्लास में, एक फंड में लंबे समय तक रहने का जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, वो नहीं मिलेगा। एक और चीज, आप बहुत ही इमोशनल डिसीजन लेंगे अपने पोर्टफोलियो के लिए, ना कि जो प्रैक्टिकल डिसीजन आपने लेनी चाहिए। क्योंकि बाजार में हर साल में आपकी जो एक पीक लेवल होगी, वहां से एक 10 से 15% की करेक्शन आना बहुत नॉर्मल है। ये तो मार्केट का, इक्विटी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप वैसी मूवमेंट देख रहे हैं, जैसे अक्टूबर के महीने में हमने देखी है, बाजार में बहुत उतार चढ़ाव हो रही थी। तो अगर आप रोज इसे देख रहे हैं और एक इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपके पोर्टफोलियो का अगेन आपको अपने लक्ष्य तक जाने नहीं देगा। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि खास कर इन 3-4 कारणों की वजह से आपको अपना पोर्टफोलियो कहाँ जा रहा है रोज ये नहीं देखना चाहिए और उसके बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेनी चाहिए। बहुत सही बात कही। ऐसे में अगला सवाल सीधे निवेशक के मन में ये आता है कि ठीक है, हम रोज़ नहीं देखेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो को रिव्यू करना भी आवश्यक है। तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का क्या कोई पैमाना है? कोई समय है कि साहब हम 6 महीने में कर लें, 3 महीने में कर लें, या कुछ अगर कोई खबर आ रही है तब देख लें? किन पैमानों पे पोर्टफोलियो रिव्यू की सलाह दी जाती है?
जी। यहाँ पर मैं कहूँगी देखें आपकी जो ब्रॉडर रणनीति होगी उसे आप कम से कम साल में एक बार तो जाँच लें कि वो रणनीति आपकी सही चल रही है या नहीं। इसका मतलब आपने इक्विटी में कितना रखना था, डेट में कितना रखना था। अब मार्केट के उतार-चढ़ाव की वजह से वो क्या बदल गया है आपके लक्ष्य से अभी तक आपके लक्ष्य के लिए ये सही रणनीति है या नहीं। ये आपको कम से कम एक बार साल में ज़रूर जाँचना चाहिए। आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो गया, जिस आपने 10-15 स्कीम्स में निवेश किया होगा, उसे आप 6 महीने में एक बार ज़रूर जाँच लें कि वो सही चल रहे हैं या नहीं। वहाँ पर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं। अ, तो उतना समय मैं कहूँगी 2 पीरियड मैंने कहे 6 महीने आपकी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के लिए देख लेने के लिए और आपकी जो रणनीति रणनीति होगी उसके लिए साल में एक बार आप जाँचना ज़रूरी है। ये बहुत आवश्यक है। श्वेता जी, किस तरह के निवेशकों से मुलाकात होती है? जिस जैसा मैंने कहा कि जो बेचैन हो जाते हैं, चिंता क्यों बढ़ जाती है उनकी बाज़ार की वॉलेटिलिटी में? और आम तौर पर कोई भी निवेशक इस बाज़ार के उतार-चढ़ाव में एक स्टेबिलिटी रहे, एक अपने निवेश को लेकर वो निश्चिंत रहे, उसके लिए उसे फंड चुनाव करते वक़्त किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी। आम तौर पर जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का जिन्होंने अभी शुरुआत की है मार्केट में निवेश करने से उन उनमें ये एक टेंशन ज़्यादा हो जाती है कि अगर मार्केट गिर रहा होगा तो हम क्या करें? दूसरे कैटेगरी के जो निवेशक जो जो ज़्यादा परेशानी लेते हैं वो जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जो खुद से उन्होंने कहीं से कुछ सुन लिया होगा और उसके बेसिस पे अपनी ये फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी शुरू की है। आम तौर पर ये ऐसे निवेशक होते हैं जो ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं और गलत डिसीजंस ले सकते हैं पोर्टफोलियो में। दूसरी बात, अब आपने कहा कि जब आप फंड को देख रहे हैं तो क्या जाँच कर लेनी चाहिए? ये शायद आपका दूसरा प्रश्न था। तो यहाँ पर मैं कहूँगी देखें अगर पिछले 2-3 महीने की रिटर्न अच्छी नहीं आई है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ गलत जा रहा है और यहाँ से हमें एग्ज़िट कर जाना चाहिए। कुछ चीज़ें आपने जाँच लेनी चाहिए हर फंड में। सबसे पहले तो ये देख लें कि कहाँ कोई फंड मैनेजर की बदलाव हुई है क्या? और इसी कारण कुछ चेंजेज़ हैं वो पहले आप जाँच लें या कोई उस फंड हाउस पे कोई कुछ एग्ज़िट्स हो रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी का कंसर्न है, वो आप जाँच लें। दूसरी चीज़ आप पोर्टफोलियो में देखें कि हो सकता है जैसे-जैसे मार्केट बदल रहा है, मार्केट का सिनेरियो बदल रहा है, वो फंड मैनेजर उस तरह से अपना पोर्टफोलियो बदल रहा है या नहीं। अगर वो फंड मैनेजर बदल रहे हैं तो फिर आपको उसे थोड़ा समय देना चाहिए कि अगर थोड़ी-सी गिरावट आई भी है फंड की रिटर्न में, वो थोड़े समय बाद बदल जाएगी। दूसरी चीज़ ये हो जाती है। तीसरी खाली रिटर्न के बेसिस पे आप डिसीज़न ना लें, शायद उसने जोखिम भी कम लिया है। तो वो थोड़ा एक डिफेंसिव प्ले शायद कर रहे होंगे पोर्टफोलियो में, तो जिसे हम कहते हैं रिस्क टू रिटर्न क्या जोखिम ली है और क्या रिटर्न आया है, ये 3-4 चीज़ें आम तौर पर किसी को भी जाँच लेनी चाहिए जब वो फंड का एक रिव्यू कर रहे हैं, मैं कहूँगी। बिल्कुल, तो ये तमाम बातें और ये निवेश के सूत्र हैं जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, बाज़ार में उतार-चढ़ाव कोई नई बात नहीं है, ये आते रहेंगे, चाहे किसी खबर की वजह से या किसी ग्लोबल घटना की वजह से। ऐसे में जब आप एक बड़े लक्ष्य की ओर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हैं, तो बार-बार पोर्टफोलियो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अपने निवेश को कॉन्क्रीट बनाने की ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों को शामिल करेंगे। श्वेता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, वो आपके तमाम शंकाओं का समाधान करेंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला फटाफट से शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़े हुए हैं, संजीव जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। संजीव जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? संजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है? संजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से संजीव से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन
इनका सवाल हमारे पास आया हुआ है और ये अपनी पत्नी के लिए जो है वो यहाँ पर उन्होंने सवाल पूछा हुआ है। और इनका कहना है कि नए जो है लोग किस तरह से अपने फ़ंड का चुनाव करें और 10,000 पर मंथ का जो है वो निवेश करना चाहते हैं और 10 साल का इनका नज़रिया है। और अगर वो इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका निवेश कहाँ तक पहुँचेगा। श्वेता जी, तमाम डिटेल्स जी आपके पास होंगी, बताइए क्या सलाह होगी। जी संजीव जी, क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप अपना लक्ष्य लिख लें कि 10 साल या 20 साल तक का आप जो निवेश कर रहे हैं, तो अंत में आप एक क्या कॉर्पस जमा करना चाहते हैं, और वो आपको अपनी एसआईपी को बढ़ाने में, या आपकी 10,000 की एसआईपी सफिशिएंट है या नहीं, उसमें जरूर मदद करेगा। मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ। मैंने कुछ मैथ करी हुई थी आपके क्वेश्चन पे। 10,000 अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते रहेंगे हर महीने, तो आप करीबन 20 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे, 20 से 25 लाख के एक वैल्यू पे। लेकिन अगर आप इसे 10 से 15% तक बढ़ा सकते हैं, तो आपकी वैल्यू 30 लाख के ऊपर भी जा सकती है। अब कुछ चीजें, बिकॉज आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। तो आप कम से कम शुरुआत करने के लिए 4 से 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में मैं कहूंगी 25% से ज्यादा का एक्सपोजर आप अपने पोर्टफोलियो का ना लें। कुछ फंड्स जहां आप निवेश कर सकते हैं, क्वांट का लार्ज कैप फंड है, कोटक मल्टी कैप फंड आप जोड़ लें, एचडीएफसी का एक फ्लेक्सी कैप फंड, एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। इन 4 फंड से शुरुआत करें। यहाँ से आपको एक लार्ज मिड स्मॉल की डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, फंड हाउस की डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, और अलग स्टाइल की एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। विलास हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विलास जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नागपुर से। जी बताइए किस तरह से मदद की जाए आपकी। सर मेरी इन्वेस्टमेंट वो 8,000 पर मंथ की है। इसमें मेरा HDFC ELSS टैक्स सेवर ग्रोथ ऑप्शन है 2K का। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ है 1K। मोतीलाल ओसवाल ELSS। ठीक है। ये 2K श्वेता जी का आपके है। पास और ये फंड की डिटेल है क्या? अच्छा, एक बार और जरा बताइए कौन कौन से फंड हैं आपके पास? हाँ सर, HDFC ELSS टैक्स सेवर ग्रोथ ऑप्शन, ठीक है। वो 2,000 पर मंथ है। ठीक है। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ 1K 1,000 का है। देन मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स वो 2K का है। और SBI का एक फंड है 2,000 पर मंथ का है। तो मेरे 7,000 एसबीआई का, एसबीआई का कौन सा बताया आपने? 2 मिनट सर बता देता हूँ। एसबीआई, माफ कीजिए आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। एसबीआई क्या क्या? लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ग्रोथ। अच्छा। तो ऐसे सर मेरी टोटल कुछ 7,000 की होती है। और मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है अपने बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से। तो ये अच्छा रहेगा या इसको स्विच करके कोई दूसरा लेना पड़ेगा, जिससे एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्वेता जी, HDFC ELSS 2000, मोतीलाल ओसवाल ELSS 2000 और ICICI प्रू इंफ्रा फंड जो है वो 1,000 और SBI लॉन्ग टर्म 2,000। हालांकि अभी तो ये 7,000 तक का इनका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैक्सिमम ये 8,000 तक कर सकते हैं। बेटी के लिए ये पैसे जोड़ रहे हैं। अभी बिटिया की उम्र इनकी 8 वर्ष है। ज़रा बताइए क्या राय होगी इनको। जी विलास जी, देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी, बिकॉज आप बिटिया की पढ़ाई के लिए ये फंड जमा कर रहे हैं और 10 साल का समय है, मतलब तब तक वो कॉलेज पहुंच जाएंगी। एक चीज आप जरूर जांच लेना कि आप जो कॉर्पस जमा कर रहे हैं, जैसे मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ। 8,000 आप अगर हर महीने जमा करेंगे, तो आप करीबन 18 लाख से 20 लाख के आसपास की वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। आज के दिन पर
पढ़ाई का क्या खर्चा है और उसमें आप महंगाई जरूर जोड़ देना कि 10 साल बाद यू नो ये वैल्यू 20 लाख की वैल्यू आपके लिए सफिशिएंट होगी या नहीं। अगर नहीं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि 10% से अपनी एसआईपी हर साल बढ़ाते रहना। दूसरी मैं आती हूँ आपके फंड्स पे। आपके जो तीनों ही फंड चल रहे हैं ये ईएलएसएस स्कीम है। ईएलएसएस मतलब टैक्स सेवर स्कीम है, जहां पर अगर आप हर साल 1.5 लाख निवेश करते हैं तो आपको एक एटीसी का बेनिफिट मिलता है। अब फंड्स तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर एक 3 साल का लॉक इन हो जाता है, मतलब 3 साल तक आप इन फंड से निकल नहीं सकते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग पर्पस के लिए नहीं निवेश कर रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि आप जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं उनमें निवेश करें। जैसे कि आईसीआईसीआई प्रू का आप फोकस इक्विटी फंड ले लें, कोटक इमर्जिंग फंड ले लें, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं पोर्टफोलियो में। और चौथा जो आपका फंड है आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर भी मैं कहूंगी आप एसआईपी ना करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक फंड है जिससे टाइमिंग की बहुत जरूरत होती है कि आप देखें वो सेक्टर कब तक अच्छा परफॉर्म करेगा और फिर उस सेक्टर फंड से निकलकर दूसरे सेक्टर फंड में चले जाएं, जो आमतौर पर निवेशक नहीं कर पाते क्योंकि आप रोज ट्रैक नहीं कर रहे। तो एक डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करने से फायदा यह है कि वो फंड मैनेजर उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है। तो मेरी सलाह आपसे ये होगी कि यहाँ एसआईपी रोक के चारों स्कीम्स में नए 4 फंड में शुरुआत कर लें। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई विलास जी। और चलिए बढ़ते हैं आगे और दिवेंदु कुमार शर्मा का सवाल अब हम लेते हैं। दिवेंदु, आप हमारे साथ फोन लाइन पे हैं? हाँ जी सर। जी बताइए, क्या है आपका सवाल, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर ये 10 साल के एनुअल टर्म के लिए, जैसे कि ठीक है, मिनिमम सर मैक्सिमम बोल रहे हैं कि 50 लाख तक के लिए कितना इन्वेस्टमेंट सर करना पड़ेगा ठीक है, एसआईपी के लिए? ठीक है, ठीक है। मतलब लक्ष्य आपका 10 साल में 50 लाख का है? 50 लाख, जी जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई गोल आपने सेट किया है कि आखिर ये पैसे किस लिए जोड़ रहे हैं आप? सर एजुकेशन मतलब कि बच्चे के लिए। ठीक है, बच्चे की पढ़ाई के लिए, बहुत अच्छी बात है। श्वेता जी, 50 लाख इन्हें 10 सालों में चाहिए म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए। 10,000 तक एसआईपी फिलहाल इनका लक्ष्य है। बताइए, क्या इससे हासिल हो पाएगा या कोई बदलाव करना पड़ेगा? जी, दिवेंदु जी, अगर 50 लाख हमें चाहिए 10 साल में तो आपको करीबन मैं कहूंगी 25,000 से एसआईपी शुरू करनी चाहिए। अगर आप आज के दिन पर 10,000 से शुरू कर रहे हैं तो हर साल कम से कम 25% से आप स्टेप अप कर लीजिए अपनी एसआईपी को। तो मतलब आज 10,000 तो अगले साल 12,500 से हर महीने आप बढ़ा देना एसआईपी, तो आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाएंगे। शुरुआत आप 10,000 से कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी 4 फंड है जहां आप शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ाएं तो एक आधा फंड भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर जोड़ लेना। तो जो फंड्स में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड, कैनरा रोबेको का एक मल्टी कैप फंड है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड और एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड। तो अलग स्टाइल है, लार्ज मिड स्मॉल तीनों का ही एक्सपोजर है क्योंकि 10 साल का समय है। अगले साल आप एक, जैसे मैंने कहा, एक फंड और जोड़ लेंगे। जी, आपके मन में कोई और सवाल? नहीं सर, बस क्लियर हो गया सर। चलिए, बहुत अच्छा। श्वेता जी, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि आमतौर पर जब हम निवेश की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज जो मैं सवाल देख रहा हूँ, ज़्यादातर सवाल में हमने देखा कि वो निवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं, बिगनर हैं। तो ऐसे बिगनर्स को किस तरह से अगर हम मौजूदा मार्केट को देखें, मौजूदा फंड के प्रदर्शंस को देखें, तो इनके हिसाब से आप क्या सलाह देंगी, किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाएं? देखें, अगर आप एक 5 साल, 10 साल, 15 साल का पोर्टफोलियो बना रहे हैं लंबे समय का, तो एसआईपी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एसआईपी को जरूर स्टेप अप एसआईपी कर लें। क्योंकि हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल बढ़ती है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन भी बढ़ाते चलना चाहिए। दूसरी बात,
क्योंकि आप लंबे समय की बात कर रहे हैं, आपको मौजूदा मार्केट के हालात क्या हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर 5 साल, 10 साल में इक्विटी में पहले भी देखा गया है, आगे जाकर भी यही व्यू है कि आपको एज़ एन एसेट क्लास 12 से 14% का रिटर्न वहाँ से मिल सकता है। तो इसलिए बट हाँ, कुछ चीज़ें जो आप ज़रूर ध्यान में रखें कि मार्केट कैप जैसे हम कहते हैं कि कुछ लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं, बड़ी कंपनियाँ, जो एक मिड साइज कंपनियां होती हैं और स्मॉल साइज कंपनियां होती है। तीनों ही कैटेगरीज में आपने निवेश करना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी सेक्टर फंड को आप अवॉइड करें, क्योंकि आप नए निवेशक हैं, आप मार्केट को इतना शायद नहीं समझते हैं, आप उसे ट्रैक नहीं कर रहे, तो एक ही सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क आपने नहीं लेनी चाहिए। तीसरी बात, जैसे मैं पिछले 2 व्यूअर्स को भी कह रही थी कि किसी भी फंड हाउस में 20 से 25% से ज्यादा का एक्सपोजर ना लें। तो एक फंड हाउस की डाइवर्सिटी आ जानी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। और उसी तरह से किसी भी एक स्कीम में आप 10% से ज्यादा का एक्सपोजर जैसे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ रही है उसे ना लें। तो ये 3-4 चीजें मैं कहूंगी ध्यान में रखनी चाहिए। इससे आपका जोखिम एक कंट्रोल में रहेगा और आपकी जो रिटर्न की एक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगी। ये भी बहुत आवश्यक था कि हम बताएं कि नए निवेशकों को आखिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूट्यूब से महेश जी का सवाल हमारे पास आया हुआ है और इनका जो सवाल है वो इसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि वो अहमदनगर से हैं, 37 साल उम्र है और 2000 की SIP कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पास 5 लाख कैश है और वो और भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं और साथ ही वो मंथली बेसिस पर भी कुछ रणनीति चाहते हैं और साथ ही वो चाहते हैं कि आखिर बताएं कि अगर वो अलग अलग ऐप से जिनका उन्होंने नाम भी दिया है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। बताएं श्वेता जी, क्या सलाह होगी। तमाम सवाल तो आपके पास होंगे। 3-4 सवाल हैं, तो मैं सबसे पहले इनका ये जो SWP वाला एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला सवाल था वो मैं ले लेती हूँ। देखिए आप महेश जी, ऑफ कोर्स 5 लाख जो आप निवेश आज के दिन पे कर रहे हैं, आप उसे इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। जैसे आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचे तो इसका 20% आप डेट में डाल देना और डेट में निवेश कर लेना और वहां से आप फिर एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान रहता है कि आपने हर महीने कितना अमाउंट एक विड्रॉ करना है आप अपनी आवश्यकताओं के लिए, उतना हर महीने फंड से डेबिट होके आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर लेना। दूसरा, अभी जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, देखें ये प्लेटफॉर्म ज्यादा करके एक ट्रांजैक्शन की ईज देते हैं कि आप आसानी से परचेज कर सकते हैं, या आपने अगर एग्जिट करना हो तो आप एग्जिट कर जाते हैं। ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। इट्स जस्ट दैट आपको एक ऑपरेशनल ईज मिल जाती है। मैं कहूंगी आप चाहें तो इन्हें 1 या 2 में कंसोलिडेट कर सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म्स आपको ज्यादा करके, मैंने जैसे कहा, ऑपरेशनल ईज देते हैं। बेहतरीन ये होगा कि आप एक एडवाइजर के थ्रू निवेश करें जो आपके लिए आपकी जो ऑपरेशनल आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी कर लेंगे और आपको टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करते चलेंगे आपके लिए। तो ये मेरी दूसरी सलाह है आपके लिए। पोर्टफोलियो पे मैं आ जाती हूँ कि आप किस हिसाब से एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 4 से 5 फंड जो आप जरूर निवेश करें अपने पोर्टफोलियो के लिए। ICICI प्रू का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड, कॉन्ट का वैल्यू फंड और HDFC का स्मॉल कैप फंड। यहाँ से आप एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आपके लमसम अमाउंट के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हों और इसी के साथ हमको सवालों का सिलसिला यहीं रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे श्वेता जी, आपने तमाम निवेशकों का मार्गदर्शन किया और हमारे साथ जुड़ी, अपना समय दिया, उसके लिए आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार निवेश को लेकर एक खास तरह से दिग्गज का नज़रिया हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद वो बातचीत देखना मत भूलिए। ब्रेक के बाद उस खास बातचीत को हम आपके लिए लेकर आएंगे।